बाटा। दोस्तों, भले ही अपने नाम के साथ राइम करते हुए टाटा का भाई लगे, लेकिन अफसोस कि बाटा ना टाटा का भाई है और ना ही ये हमारे भारतवर्ष का हिस्सा है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा। दोस्तों, साल था 1894, तारीख 24 अगस्त। यूरोप के देश चेकोस्लोवाकिया में एक व्यक्ति जिसका नाम थॉमस बाटा था, वो अपनी रेगुलर जिंदगी से ऊब गया था। इसीलिए उन्हें अब अपना कोई बिजनेस खोलना था। लेकिन थॉमस बाटा के पास प्रतिभा के नाम पर यही था कि वो जूते बहुत अच्छे बनाते थे, यानी कि अपने देश की भाषा में कहें तो वो एक बेहतरीन मोची थे। इसी कारीगरी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए थॉमस बाटा इस जूते बनाने के व्यापार में उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयारी पूरी होने के बाद जो पैसे उन्हें चाहिए थे वो उनके पास नहीं थे और उन्हें यकीन था कि उनके पिता उन्हें इतने पैसे नहीं देंगे, इसलिए वो अपनी माँ के पास गए। उनकी माँ ने शुरुआत में तो पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने थॉमस की जिद पर उसे $320 दे दिए। इसी $320 के साथ शुरू हुई कहानी बाटा की। इसी पैसों से थॉमस एक सिलाई मशीन और कच्चा माल खरीदकर जूते बनाने लगे। शुरुआत में तो उनके जूते खरीदने वाले लोग बहुत कम थे, इसलिए शुरुआत में तो उनका ये धंधा फ्लॉप रहा। लेकिन लगातार जूते बनाने और मजबूत जूते बनाने के कारण धीरे धीरे उनकी बिक्री में सुधार होने लगा। इसीलिए लोग बाटा के जूतों के लिए ऑर्डर देने लगे। बढ़ते ऑर्डर्स को देखकर थॉमस ने सोचा कि यही समय है बिजनेस को इंक्रीज किया जाए, जिसके लिए उसने पैसे कर्ज लेकर बिजनेस में लगा दिए। इन पैसों के कारण बिजनेस तो थोड़ा बड़ा जरूर हुआ, लेकिन मार्जिन फिर घटने लगा। जो भी कमाई होती वो पूरी तरह कर्ज को चुकाने में निकल जा रही थी। इसीलिए कंपनी जल्दी दिवालिया हो गई और ऐसे में थॉमस बाटा और उनके दो साथी, जिनके साथ उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था, वो तीनों चेकोस्लोवाकिया छोड़कर इंग्लैंड आ गए और वहां आकर उन्होंने एक जूता कंपनी में ही बतौर मजदूर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन लोगों को आता ही था बस जूते बनाना। लेकिन बतौर मजदूर काम करते हुए भी थॉमस बाटा के मन में अभी भी अपनी कंपनी का मालिक बनने का सपना खत्म नहीं हुआ था। इसलिए उस कंपनी में काम करते हुए ज्यादा ध्यान इस बात पर रखने लगे कि आखिर ये कंपनी अपनी मार्केटिंग और बिजनेस को डील कैसे करती है। करीब 3 साल की अपनी इस नौकरी में थॉमस अब फिर से तैयार थे अपने देश वापस जाने के, ताकि वो जूते के प्रेम को फिर से व्यापार की शक्ल में ढालकर अपना नाम बना सके। इस बार उन तीनों ने जितने पैसे कमाए थे उन सबको मिलाकर फिर से बिजनेस शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने 2 कमरे की एक जगह किराए पर लेकर काम शुरू कर दिया। इस बार उनके मजबूत जूते मार्केट में जगह बनाने लगे, क्योंकि अब उन्होंने जूते बनाने के साथ साथ ये भी सीख लिया था कि जूते को बेचना कैसे है। बाटा का बिजनेस इस बार ऐसे चला कि देखते ही देखते कंपनी ने देश में अपने प्रोडक्ट को लोगों के पैरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। उनकी तरक्की का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 कमरे से शुरू हुई इस कंपनी में जल्दी 600 लोग काम करने लगते हैं और 1912 आते आते कंपनी के हाथ से काम बंद हो जाता है और उसकी जगह मशीनों से जूते बनने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, पैसे भी आ रहे थे, व्यापार भी बढ़ रहा था। लेकिन तभी दौर आया जिसने पूरे यूरोप के व्यापार को निगल लिया था। वो दौर था पहले विश्व युद्ध का, जिसमें मानो पूरी दुनिया ठप सी हो गई थी। लेकिन इस बार बाटा के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो विश्व युद्ध में अपने व्यापार को यूं ही बर्बाद हो जाने दे। इसीलिए उन्हें बात समझ में आ गई कि इस पैसे की कमी वाले समय में कोई भी महंगे जूते तो नहीं पहन पाएगा, लेकिन इस दौर में भी जूते तो सबको चाहिए ही होंगे। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये तय किया कि जूते की कीमत में भारी गिरावट करके उसे कम दाम पर ही वो लोगों को बेचेंगे, जिससे लोग कम से कम जूते पहनना तो ना छोड़ें। थॉमस बाटा के जीवन का यह फैसला ही सबसे बड़ा फैसला साबित हुआ, क्योंकि जहां बाकी कंपनियां विश्व युद्ध में बर्बाद हो रही थी, तो वहीं बाटा की बिक्री बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह सस्ते दाम में ही मजबूत जूते लोगों तक पहुंचा रही थी। इसका फायदा बाटा को ऐसे हुआ कि उसकी बिक्री में 15% की बढ़ोतरी हो गई, जबकि उस समय किसी भी कंपनी को इतना फायदा नहीं हो रहा था। इसके बाद क्या था, कंपनी को पूरे देश से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। इसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थॉमस बाटा अपनी कंपनी को और बड़ा करने में लग गए थे और वो लगातार यही काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले अफ्रीका के मार्केट को टारगेट किया, क्योंकि अफ्रीका में इतनी गरीबी थी कि वहाँ के लोग जूते चप्पल नहीं पहनते थे। इसीलिए बाटा ने अपने वही सस्ते दाम वाले जूते अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किए, जिससे जल्द ही उन्हें अफ्रीका के रूप में एक बड़ा मार्केट मिल गया। अफ्रीका में मिली सफलता के बाद बाटा अब रबर, केमिकल और टायर बनाने में लग गई। तभी साल 1932 में थॉमस बाटा एक प्लेन क्रैश के शिकार हो गए। थॉमस बाटा के मरने के समय कंपनी अपने आप का विस्तार कर चुकी थी। उसके बाद पूरी दुनिया में करीब 120 ब्रांचेस हो गई थी। लेकिन इसी बीच किस्से में आता है कि थॉमस बाटा का बेटा, जिसने व्यापार को और बढ़ाने के बारे में सोचा था, इस सिलसिले में एक बार भारत रॉ मटेरियल लेने आया था। लेकिन जब उसने भारत में बंगाल के लोगों को देखा तो उसे लगा कि जिस देश के पास जूते के लिए इतना कच्चा माल है, वहीं के लोग नंगे पैर क्यों हैं? इसी बात ने थॉमस बाटा के बेटे को मजबूर कर दिया कि वो भारत में एक फैक्ट्री लगाए, और उसने ऐसा ही किया।
उसे 1931 में पहली बार इंडिया गेट में बाटा के प्रोडक्शन के लिए कोनार जिले में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री तो छोटी थी, लेकिन जब लोगों को बाटा की अच्छी क्वालिटी के जूते मिलने लगे तो उन्होंने इसे सस्ते दामों पर खरीद कर पहनना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बाटा ने 1 साल में ही भारत में अपना प्रोडक्शन डबल कर दिया। बाटा की शोहरत इस कदर हो गई कि कोनार को उस समय लोग बाटा नगर के नाम से ही पहचानने लगे थे, क्योंकि बाटा ने इंडिया में अपना नया मार्केट बनाने के लिए जो सबसे अच्छी मार्केटिंग अपनाई थी वो ये थी कि उसने आजादी की लड़ाई को भांपते हुए अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल देसी तौर पर लोगों के सामने रखा, जिससे लोगों को कहीं से भी ये नहीं लगा कि ये भारत की कंपनी नहीं है। उसी दौर में भारत में टिटनेस की बीमारी फैली हुई थी और बाटा ने इस बीमारी को अपना हथियार बना लिया और लोगों के सामने ऐड चलाया कि टिटनेस से बचने के लिए जूते पहनिए बाटा। इस तरह बाटा ने धीरे धीरे इंडिया के रंग को पूरी तरह अपने रंग में रंग दिया और भारत के लोगों तक अपने मजबूत जूते पहुंचा दिए। 1939 आते आते कंपनी के पास भारत के करीब 4000 एम्प्लॉय काम करने लगे थे, जो ये दिखाता है कि कंपनी ने कितनी जल्दी ग्रोथ पा ली थी। आज बाटा के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसके अलावा पूरी दुनिया में करीब 90 देशों में बाटा के जूते और फुटवेयर बिकते हैं। अगर टोटल स्टोर की बात करें तो बाटा के पास करीब 1500 रिटेल स्टोर हैं और करीब 10,000 एम्प्लॉय बाटा में आज काम करते हैं। 2020 की अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बाटा ने इस साल करीब 6 करोड़ जूतों का सेल किया था। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि $320 से शुरू हुई कंपनी जो 2 बार बर्बाद हुई, वो आज कितनी बड़ी कंपनी बनकर फुटवेयर इंडस्ट्री में राज कर रही है। अगर आपने भी कभी बाटा के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें